गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर जो 15 है आप लोगों का पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, इसको कवर करने वाले हैं। तो पीपल्स यानी कि जो जनता है उसका लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है, इस चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कुछ बेसिक जो बातें हैं वो आप लोग जानते हो, है ना। तो उसको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर वर्ड आया है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी मतलब आप लोग सभी लोग जानते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए, उन्होंने इसको 3 वर्ड्स में डिफाइन किया। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें ऐसी सरकार हो जो लोगों के द्वारा ही चलाया जाए। तो ऐसे सिस्टम को यानी कि डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं रूल ऑफ द पीपल या जनता का शासन। तो इसी को हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इतने सारे पॉपुलेशन है ना, किसी भी देश में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि सब लोग एक साथ रूल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, अपने अपने बिहाफ में एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजते हैं, जो क्या करता है, इन पर रूल करता है या सरकार को चलाता है। तो यही क्या हो गई, ये क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। ये जो यहाँ पर जो बंदा जो चुन कर आया है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो इन्हीं के लिए काम करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये डिक्टेटर बन जाएगा या राजा अपना मनमानी चलाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जनता का शासन रहता है। डायरेक्ट नहीं रहता लेकिन इनडायरेक्ट रहता है। तो यही चीज क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी। फिर आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या होता है, जो किसी भी देश का, है ना, जो हेड है वो कैसा होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। तब अगर इलेक्टेड है उस देश का जो हेड है, जो मुखिया है वो देश का अगर चुना गया है, तो ऐसे कंट्री को हम लोग रिपब्लिक कंट्री बोलेंगे, यानी कि गणतांत्रिक देश बोलेंगे। जैसे कि आप लोग ब्रिटेन में जानते हो, इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ब्रिटेन में क्या होता है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर भी है और वहां पर राजा भी है। तो वहां पर जिस देश में क्या रहेंगे, अगर कोई किंग है या क्वीन है, तो उसके बाद कौन किंग या क्वीन बनेगा ये डिसाइड कैसे होता है। तो उसके जो बेटे या बेटी रहते हैं वही क्या बनते हैं, किंग या क्वीन बनते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे इंडिया में ऐसा कुछ सिस्टम है क्या कि प्रेसिडेंट के बाद में क्या होगा, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा वो क्या होगा, उसका बेटा या बेटी होंगे क्या? नहीं। तो यही जो फर्क होता है वो रिपब्लिक में होता है। तो जो ब्रिटेन है या यूके है, वहां पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, अभी वहां पर प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, है ना। ये वही ऋषि सुनक है जो कि एक नाम सुनकर आप लोगों को आइडिया होगा, है ना, कि ये इंडियन है। तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं। इंडियन ओरिजिन के मतलब कि क्या है, इनके माता पिता इंडियन थे, लेकिन ये जो है ऋषि सुनक, इनका जो पालन पोषण है या फिर इनका जो बर्थ हुआ है, एजुकेशन वगैरह, वो पूरा ब्रिटेन में ही हुआ है। लेकिन फिर भी ये, है ना, इंग्लैंड के बारे में आप लोग जानते हो कि इन्होंने लगभग 200 ईयर्स तक क्या किया है, इंडिया पर रूल किया। और आज एक जो इंडियन है वो ब्रिटिशर्स के ऊपर रूल कर रहे हैं, यानी कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो किंग है वो नए नए किंग बने हैं। किंग का नाम क्या है, किंग चार्ल्स थर्ड, है ना। तो चार्ल्स जो थर्ड हैं वो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, इससे पहले क्वीन हुआ करती थी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, उन्हीं के बेटे हैं, है ना। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का हाल ही में अभी क्या हो गया है, इनका डेथ हो गया है। तो उसी उनके जगह पर इनके बेटे को बना दिया गया है। तो ब्रिटेन जो है वो क्या है, रिपब्लिक कंट्री है क्या? नहीं है। लेकिन इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री भी है और रिपब्लिक कंट्री भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर किंग का इलेक्शन नहीं होता ब्रिटेन में, इसलिए ब्रिटेन रिपब्लिक कंट्री नहीं है। अब जो डेमोक्रेसी का डायरेक्ट रिलेशन क्या है, इलेक्शन से है। डेमोक्रेटिक मतलब वहां पर इलेक्शन कंपलसरी है, और इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता है। तो इलेक्ट जो, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेमोक्रेसी मतलब जनता का शासन। अब जनता कैसे शासन करेगी, तो सभी के सभी तो शासन नहीं कर सकते। तो इलेक्शन जरूरी है अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। तो और पहले ये बेसिक बात आप लोग जानते ही हैं कि पहले 21 ईयर्स हुआ करता था वोटिंग एज, बाद में इसको 18 ईयर्स कर दिया गया। कब किया गया ये 18 ईयर्स, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, मतलब 61वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 1889 में, तब उस समय ये 21 ईयर्स से घटाकर वोटिंग एज 18 ईयर्स कर दिया गया था। क्यों ऐसा किया गया था? क्योंकि आप लोग जानते हो कि
इंडिया क्या है, एक यूथ कंट्री है, युवा देश है, और सबसे ज़्यादा जो यूथ है, जो युवा है, वो इंडिया में ही रहते हैं। तो इंडिया के अगर हम लोग देखेंगे 18 से 21 ईयर्स के बीच में, तो यहाँ पर बहुत बड़ी जनता जो है इसमें आती है। तो अगर हम लोग 18 से 21 साल के बीच के जो अगर युवाओं को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो देखेंगे तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको भी इंक्लूड किया गया ताकि जो युवा हैं, जो यूथ हैं 18 से 21 ईयर्स के बीच में, वो भी इसमें शामिल हो सके, इसीलिए एज को कम कर दिया गया। अब इलेक्शन करवाने का काम किसका रहता है, आप लोग जानते हो, इलेक्शन कमीशन का रहता है। इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोग इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव या निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ चुके हो। इसमें 3 मेंबर रहते हैं, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं। और इसमें ये 2, एक सेंटर का होता है और एक स्टेट का होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंडिया लेवल पर करवाता है और एक स्टेट लेवल पर करवाता है ना इलेक्शन। तो इंडिया जो है, इंडिया में इलेक्शन यानी कि इंडिया में कौन कौन से प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, है ना, इन सब का जो इलेक्शन करवाने, या विधानसभा का भी जो इलेक्शन होता है यानी कि चीफ मिनिस्टर का, वो भी आप लोगों को बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट किसका इलेक्शन करवाता है, तो ये ग्राम पंचायत, म्यूनसिपाल्टी, नगर पंचायत, इन सब का इलेक्शन स्टेट कमीशन करवाता है। तो इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का है। बताया थे 25 जनवरी 1950 को इनका क्या हुआ था, 25 जनवरी 1950 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था, और इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके बाद आता है वोट इलेक्टोरल रोल क्या होता है या वोटर लिस्ट क्या होता है। तो वोटर लिस्ट ये भी आप लोगों को पहले बता दिए हैं कि ये ऐसे लोगों का क्या होता है, ऐसे लोगों का लिस्ट होता है जिसमें क्या होता है 18 ईयर्स के अबो जो हैं वो रहते हैं और जो इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं, है ना। तो उन लोगों का नाम, पता, फोटो, ये सब रहता है कि कौन कौन जो है वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो ये उसी का लिस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोटर लिस्ट। फिर इसके बाद एक टर्म आता है नोटा। नोटा का फुल फॉर्म क्या है, नन ऑफ दी अबो। अब ये क्या होता है, आप लोग जानते हैं एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें इलेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले क्या हुआ करता था, अलग अलग बॉक्स हुआ करते थे, है ना। तो अगर कोई जाता पर्सन, तो उसको जिस पार्टी को वोट देना है वो क्या करता था, इस बॉक्स में वो अपना जो है वोट है वो डाल देता था। इसको बोलते थे बैलेट बॉक्स, है ना, बैलेट बॉक्स। तो ये क्या होता था, इसमें डाल देते थे, लेकिन इसमें बहुत सारे है ना, कभी गिनने में गलती हो जाता था, या इधर उधर कुछ एक आध मिसिंग हो जाते थे, तो और टाइम टेकिंग भी प्रोसेस था। तो उसके लिए एक मशीन बनाया गया वोटिंग के लिए, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग पार्टीज का यहाँ पर सिंबल रहता है और यहाँ पर बटन रहता है, जाके उसको प्रेस करना रहता है बस। तो जाके क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी वोटर है वो जाके क्या करता है, इस बटन को प्रेस कर देता है। अब मान के चलो यहाँ पर बीजेपी है, यहाँ कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसे बहुत सारे पार्टी हैं। अब कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहे हैं, यानी कि जो चुनाव में उम्मीदवार खड़े हैं उसमें से कोई भी एक कोई पर्सन गया, उसको लगता है कि कोई भी जो है शासन करने के लिए या वो लीडर बनने के लायक नहीं है, तो लास्ट में एक अलग से बटन दिए रहता है, इसी को बोलते हैं नोटा, यानी कि नन ऑफ दी अबो। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करता है, तो वो जाके नोटा में वोट करके आ सकता है, तो उसका वोट तो काउंट होगा, है ना। तो नोटा में वोट काउंट हो जाता है कि इतने लोग वोट दिए हैं ऐसा करके। फिर इसके बाद आता है पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, राजनीतिक पार्टी क्या होते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये इसको डेफिनेशन लिखने के लिए पूछ सकते हैं या क्या होता है डिफाइन करने के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या करते हैं, सेम आइडियोलॉजी को मानते हैं, यानी कि जिनकी एक जैसी विचारधारा रहती है, और जो पावर में आना चाहते हैं, यानी कि जो सत्ता में आना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं। और सरकार बनाने के बाद क्या करते हैं, वो देश के लिए नीतियां बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। तो राजनीतिक पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे ग्रुप हैं जो कि पावर में आना चाहते हैं और एक जैसी विचारधारा रखते हैं, एक जैसे आइडियोलॉजी रखते हैं, और देश के लिए क्या करते हैं, अलग अलग स्कीम या योजनाएं बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना। जैसे कौन कौन से हो गए, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इसको बोलते हैं, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसे बहुत सारे
जो नेशनल पार्टीज हैं जो ऑल ओवर इंडिया में क्या होते हैं, मान्य हैं, उन ये वैसे सब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्टीज हैं, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब इसके बाद आप लोगों को बताएं कि फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुआ था इंडिया में वो कब हुआ था, 1952 में हुआ था। जनरल इलेक्शन मतलब किसका, लोकसभा इलेक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन था वो हुआ था। तो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, सब अपने अपने एजेंडा रखते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग आइडियोलॉजी रहता है। इसके बाद में आता है कि जो हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो कितने कितने टायर्ड का है, कितने टायर है मतलब उसके कितने लेवल हैं या स्तर हैं, है ना। तो ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एक स्तर का है, दो स्तर का है, तीन स्तर का है, चार स्तर का है, कौन से लेवल का है। तो हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो 3 लेवल पर वर्क करता है। 3 लेवल कौन कौन से हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और एक क्या हो जाएगा हमारा ग्राम पंचायत या नगर पंचायत, जिसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बोलते हैं, जो लोकल लेवल पर यानी कि ग्रामीण लेवल पर निचले स्तर पर काम करता है। तो 3 हमारे क्या हो जाएंगे, 3 लेवल पर गवर्नमेंट वर्क करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि आप लोग जैसे देखते होंगे कि गांव में क्या होता है, महिला सरपंच रहते हैं, है ना। महिला सरपंच पहले उतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। तो ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया है। कहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अभी पंचायत बताया ना, पंचायत हो गए, नगर पंचायत हो गए, म्यूनसिपालिटी हो गए, है ना, नगर पालिका हो गए, इन सब में 33% कितना रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन्स को, 33% रिजर्वेशन दिया गया है। लोकसभा या राज्यसभा में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कि वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन कितना कहाँ कहाँ पर दिया गया है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर पंचायत में, ऐसे करके। तो ये आप पंचायत में आप लोग टिक करेंगे, है ना। ऐसा भी पूछ सकता है कि कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे 33%। लोकसभा में नहीं दिया गया है ना, बात चल रही थी, मांग चल रही थी, पर अभी तक दिया नहीं गया है। वैसे ही जो SC ST हैं इनको भी क्या किया गया है, कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। कहाँ पर, लोकसभा में इनके सीट का रिजर्वेशन दिया गया है ना। तो जो सीट है मतलब इतने लोग चुने जाएंगे उसमें दिया गया है। तो शेड्यूल कास्ट यानी कि जो SC हैं उनको कितना सीट रिजर्व है, 84 सीट जो है वो SC के लिए क्या है, रिजर्व है। यानी कि उसमें केवल SC ही चुनकर जाएंगे, OBC या जनरल कैंडिडेट चुनकर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST के लिए कितना है लोकसभा में सीट रिजर्व्ड, तो 47 है। 47 सीट जो है वो किसके लिए रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब के लिए। पहले ध्यान रखेंगे SC ज़्यादा है 84, फिर ST कम है ना। या ऐसे ध्यान रखो, ये क्रॉस कर देंगे तो 4, इसको चेंज कर देंगे तो ये क्या होना चाहिए, 48 होना चाहिए, लेकिन उसमें एक कम हो गया है तो 47। ऐसे आप लोग कुछ याद रख सकते हो ट्रिक बना के। फिर इसके बाद क्या हुआ, हमने देख लिया कि रिजर्वेशन वगैरह दिया गया है वुमेन्स को। अब इसके बाद क्या हो गया, जो वोटर्स हैं उनको टॉपिक आता है, पूछा जाता है कि वोटर्स को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि वोटर जब जैसे वोट देने जाता है तो वो क्या सोच के वोट डालता है, किसको वोट देना चाहता है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो पहला जो 3-4 पॉइंट है आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला जो आता है नेशनल पॉलिसी एंड इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, यानी कि वो देखते हैं वोटर्स कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इस इलेक्शन में आ रहे हैं वो देश के लिए, देश के हित में क्या करने वाले हैं, या उनकी स्कीम क्या है, पॉलिसीज क्या है। जैसे आप लोग देखते हो कि कांग्रेस में अभी पिछले साल जब वो हुए थे तो क्या हुआ था, उन्होंने कर्ज माफी किया था, है ना। कर्ज माफी, किसानों का कर्ज माफी हो गया। वैसे ही बीजेपी सरकार जो है अभी जो चल रही है तो वो जो है न्यू टेक्नोलॉजीज पे फोकस कर रही है। डिजिटलाइजेशन में हर चीज़ को नेट हो गया है ना, नेट के थ्रू हो रहा है, सोशल मीडिया का ये बहुत सारे चीज़, बैंक वगैरह सिस्टम को। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या हो गए, क्या क्या पॉलिसीज लेकर आ रही हैं उसके हिसाब से भी क्या जो वोटर्स है अपना वोट डिसाइड करता है कि किसको वोट देना है, ऐसा करके। फिर कभी बहुत समय क्या होता है कि जो वोटर्स हैं वो कास्ट को, रिलीजन को, है ना, या लैंग्वेज को देखकर ही क्या कर देते हैं, वोट दे देते हैं, है ना। या कोई बहुत बड़े पावरफुल पर्सन है तो उनको देखकर वोट दे देते हैं। कि जैसे मान के चलो कास्ट है तो कोई अपने कास्ट का आदमी खड़ा है
तो वो अच्छा है या नहीं है, वो केवल यही देखेगा कि हमारे कास्ट का है तो अपने कास्ट वाले को वोट देना है। वैसे ही रिलीजन है तो कई लोग क्या होते हैं, धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगते हैं, हम आपके धर्म के हैं तो आप हमको वोट दीजिएगा, है ना। या कहीं कहीं पर जैसे राम मंदिर बना रहे हैं तो हिंदुओं को नाम पर, है ना, या मुस्लिम है जो जैसे ओवैसी करके एक है हैदराबाद में, तो मुस्लिमों के नाम पर हम मुस्लिमों की रक्षा करेंगे। तो कुछ लोग जो है धर्म के नाम पर क्या करते हैं, वोट मांगने चले आते हैं। कुछ लोग भाषा के नाम पर, है ना, तो कुछ लोग अपने पावरफुल जो पर्सनालिटी है या पावर है उसके नाम पर। तो लोग कभी कभी क्या देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है ये नहीं देखते हैं, वो उनके जो बाहरी चीजें हैं जैसे कास्ट रिलीजन ये सब चीज बताया उसके नाम पर कभी वोट दे देते हैं। वैसे ही जो थर्ड जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जानते भी हैं, गांव लेवल पर बहुत ज्यादा ये होता है ना, कि लोगों को क्या होता है पैसा वगैरह दे दिया जाता है ना, या फिर अल्कोहल वगैरह दे दिया जाता है, या बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं, साड़ी हो गया, जैसे महिलाओं को साड़ी हो गया, या घर के जो चीज़ है जैसे कुछ थाली लोटा, ऐसा बहुत सारा चीज़ है ना, तो चिकन डिनर चल रहा है, पार्टी वार्टी चल रहा है, तो इस टाइप से क्या होता है लोगों को खिला पिला दिया जाता है ना। और फिर उनको बोला जाता है कि आज, है ना, हम चुनाव में खड़े हो रहे हैं, देख लीजिएगा भैया, हमको वोट दे दीजिएगा। तो ये भी सब फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, वोटर्स को प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वोटर्स को क्या करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। आप लोग देखते होंगे कई कई जो टीवी चैनल्स हैं उस पर दिन भर क्या चल रहा है, मोदी जी का ये चल रहा है, मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी ने ये करवाया, मोदी जी की तारीफें चलते रहती हैं। तो एक चैनल ऐसा है कि जो दिन भर कांग्रेस को गाली देते रहता है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये है, ये पप्पू है, ये है ना, राहुल गांधी को कुछ नहीं आता है, ऐसे। तो ये सब क्या है, बहुत सारे टीवी चैनल्स ऐसे बिके हुए हैं, है ना। तो ये सब भी क्या करते हैं, ये सब वोटर्स को प्रभावित करते हैं। अब जो दिन भर मोदी जी के बारे में देख रहा है, ये किया वो किया, तो उसको मोदी जी का अच्छा इंप्रेशन जाएगा तो जाके, है ना, मोदी जी को वोट कर देगा। इस टाइप से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो वोटर्स को प्रभावित करते हैं। वैसे ही एक लास्ट चीज है वो है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो क्या होता है, घोषणा पत्र, है ना। जब कोई भी इलेक्शन होता है तो उससे पहले क्या करते हैं, जो पार्टीज रहते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं कि हम अगर सरकार में आ जाते हैं तो आपके लिए क्या करेंगे हम, है ना, आप लोगों के लिए क्या क्या करने वाले हैं उसकी लिस्ट ये बताते हैं कि हम आप लोगों को एजुकेशन के लिए शिक्षा के स्तर में ये करेंगे, ऑनलाइन बढ़ावा देंगे, है ना, या फिर क्या हो गया, बच्चियों को साइकिल देंगे, है ना, तो लैपटॉप बांटेंगे, मोबाइल देंगे, है ना, या फिर और भी बहुत सारे जैसे कर्ज माफ़ी करेंगे। तो ये सब जो इनके घोषणा रहते हैं इसी को मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो जिसका मैनिफेस्टो अच्छा होगा, जिसको पसंद आएगा कि हाँ वो अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं, है ना, तो उनको क्या करेंगे, वोटर जो है वोट करने के लिए अपना मतलब प्रभावित होंगे, है ना, उनको वोट ज़्यादा मिल सकता है। तो ये सब फैक्टर्स रहते हैं जो क्या करते हैं, वोटर्स को प्रभावित करते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो क्या है, प्रेशर ग्रुप, है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, प्रेशर ग्रुप, यानी कि क्या होता है, दबाव समूह, है ना, यानी कि ऐसा ग्रुप जो प्रेशर बनाने के काम में आता है। तो अभी इसको हम लोग एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। स्टोरी कहाँ का है, कर्नाटका का है ना, कर्नाटका, वही केजीएफ वाला। तो यहाँ पर एक गांव रहता है ना, तो उसकी एक कहानी दी गई है आप लोग के बुक में। अब होता क्या चीज़ है, जो कर्नाटका का जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ पर एक गांव का एक एरिया है ना, एक गांव रहता है, क्या नाम है गांव का, कुनसूर, कुनसूर करके एक गांव रहता है। उसका जो जमीन है ना, उसको एक कंपनी को लीज में दे देता है। कंपनी का क्या नाम है, कर्नाटका पल्पवुड लिमिटेड, केपीएल, है ना, कर्नाटका पल्पवुड लिमिटेड। उसको किराए में दे देता है, लीज में दे देता है 40 साल के लिए। क्यों दे देता है, क्योंकि ये अच्छा, ये कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी पेपर बनाने का काम करती है। पल्पवुड मतलब आप लोग जानते होंगे कि पेड़ को काट कर ही क्या होता है, हमारा जो ये पेज है या पेपर है वो तैयार किया जाता है उसके पल्प वगैरह से। तो उन लोग क्या करते हैं, उस जगह पर यूकेलिप्टस का पेड़ लगाना चाहते हैं। ये पूरा बहुत जो एरिया था, जो विलेज था, उस पर यूकेलिप्टस का पेड़ लगाना चाहते थे, उससे वो पेपर बनाते और उनको फायदा होता। अब ये किराए में दिया था, मतलब कि 40 साल के बाद में फिर से वो जब जमीन सरकार के पास आ जाती और उससे उसके बीच में जो भी इन्होंने प्रॉफिट कमाया है उससे इनको पैसा मिलता सरकार को। तो इन लोगों ने क्या किया, लेकिन वहां पर क्या क्या होता था, उस जगह पर ग्रेजिंग होता था। जो गांव वाले होते थे वहां पर जाके अपने जो एनिमल्स हैं उसको चारा चराते थे, है ना। तो लोगों ने, गांव वालों ने उनका विरोध किया, है ना, विरोध किया और वो गए, कहाँ पर गए, सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, है ना। सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये हमारे जमीन पर ये ऐसा ऐसा हुआ है, राज्य सरकार ने उसको लीज पर दे दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया और तुरंत ही उसको बंद करने की बात कही, लेकिन कोई भी एक्शन
स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या कंपनी के द्वारा नहीं लिया गया। तो विलेजर्स ने क्या किया, वहां पर एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया, आंदोलन लॉन्च कर दिया 1987 में। कौन सा मूवमेंट? सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया और उसका नाम क्या दिया गया? किटिको हचिको मूवमेंट, है ना। ये कन्नड़ का वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? किटिको हचिको मूवमेंट, यानी कि इंग्लिश में इसको बोला गया अपरूट एंड प्लांट। अपरूट मतलब रूट मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देना है, और प्लांट मतलब पौधा लगाना है। तो किसको उखाड़ना है? तो यूकेलिप्टस का जो पेड़ इन्होंने लगाया है उसको उखाड़ के फलदार वृक्ष जो है, फलदार पौधे लगाना है, ये इसका मतलब था। तो फिर फाइनली क्या होते हैं, बहुत सारे और सपोर्टर्स ज्वाइन करते हैं इसमें, इन्वायरमेंटल जो एक्टिविस्ट हैं वो सब आते हैं इनके सपोर्ट में, और 1991 में फिर वो कंपनी को बंद करना पड़ता है और छोड़कर जाना पड़ता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोगों ने क्या समझा कि ये जो विलेजर्स का जो ग्रुप था वो कैसे काम किया? प्रेशर ग्रुप की तरह काम किया। तो प्रेशर ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप होता है जिनका कॉमन डिमांड रहता है। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिनका एक समान क्या रहता है? डिमांड। एक ही तरीके की इच्छा रहती है सभी का, ये जितने भी हैं सब एक ही मांग के लिए क्या कर रहे हैं? वो विरोध कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं, अलग अलग इनका डिमांड नहीं है। तो एक कॉमन डिमांड होता है, और जो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, क्या करने के लिए? उनकी पॉलिसीज को चेंज करने के लिए, उनकी नीतियों को चेंज करने के लिए, या अपने मांग को पूरा करने के लिए। तो इसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। तो अब इनका क्या हो सकता है? अलग अलग तरीके से ये क्या करते हैं, अपना जो प्रदर्शन है वो करते हैं, या मांग पूरा करवाने के लिए। जैसे मेमोरेंडम प्रेजेंट करना, है ना। मेमोरेंडम क्या होता है? जैसे एक कागज हो गया, इसमें चिट्ठी पत्री अर्जी के रूप में लिखे रहता है ना। तो सब लोग मिल के जाते हैं, कलेक्टर को देना है, या मंत्री मुख्यमंत्री को देना है, राज्यपाल को देना है। तो इसी पीस ऑफ पेपर को मेमोरेंडम बोलते हैं। या पिटीशन फाइल करना है, जनहित याचिका जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। ये सब क्या होता है? जनता की भलाई के लिए जाई। जैसे कहीं पर फैक्ट्री वगैरह ओपन हो गया तो पेड़ काटा जा रहा है, तो उसके लिए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं कि नहीं, उसको रोका जाना चाहिए, इस टाइप से। तो कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे हड़ताल वगैरह होते रहता है, हड़ताल, भूख हड़ताल वगैरह अक्सर आप लोग देखते होंगे। जो टीचर्स है ना, शिक्षा कर्मी हो गए, या फिर जो आप लोग देखते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गए, है ना, उन लोग हमारा पेमेंट बढ़ाइए, ये करिए, वो करिए करके दिन भर हड़ताल चलते रहता है। फिर वैसे ही आता है डेमोन्स्ट्रेशन, धरना प्रदर्शन। मतलब डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है? कुछ कुछ एक्टिविटी के माध्यम से उन लोग क्या करते हैं? सरकार को अपनी तरफ, है ना, उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो भूख हड़ताल करते हैं, या फिर किसी का पुतला जला दिए, है ना, नहीं तो मोदी जी हाय हाय, मोदी जी हाय हाय, ऐसे कर रहे हैं। तो ये सभी क्या कहलाता है? धरना प्रदर्शन कहलाता है। तो ऐसे इनके अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसमें से कुछ प्रोफेशन जो है, प्रोफेशनली प्रेशर ग्रुप भी होते हैं। जैसे डॉक्टर का एक ग्रुप हो गया, अपना लॉयर का हो गया, मतलब वकीलों का हो गया, टीचर्स का हो गया। तो ये पर्टिकुलर प्रोफेशन, यानी कि, है ना, किसी व्यवसाय से संबंधित है, इसलिए प्रोफेशनल प्रेशर ग्रुप भी इनको बोला जाता है। वैसे ही बहुत सारे जो पब्लिक कंसर्न्स के मुद्दे हो गए, जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, वह, है ना, पर्यावरण हो गया, या शिक्षा को लेकर, हेल्थ को लेकर, फॉरेन पॉलिसी को लेकर, है ना, ह्यूमन राइट्स को लेकर, मानव के अधिकारों को लेकर। ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करते हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, प्रेशर ग्रुप कहलाते हैं। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी अभी हम लोगों ने देखा, तो इनके बीच क्या डिफरेंस रहता है। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज मेनली क्या चाहते हैं? ये पावर में आना चाहते हैं, मतलब सत्ता में आना चाहते हैं। यानी कि इनको क्या चाहिए? गवर्नमेंट से मतलब रहता है, पावर में आना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन प्रेशर ग्रुप ऐसा नहीं चाहता है। प्रेशर ग्रुप अपनी मांग को पूरा किया, इंटरेस्ट उसका पूरा हो गया, और वहीं पर वो प्रेशर ग्रुप खत्म हो जाता है ना। अब ये प्रेशर ग्रुप कभी भी पावर नहीं चाहते हैं, या सत्ता में नहीं आना चाहते हैं, गवर्नमेंट में नहीं आना चाहते हैं। तो यही मेन डिफरेंस रहता है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप के बीच में। फिर प्रेशर ग्रुप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये अभी ऑलरेडी बता दिए हैं, उसी को थोड़े से एक पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो प्रेशर ग्रुप, पहली बात तो पावर नहीं लेना चाहते हैं। वो पावर नहीं लेना चाहते, मतलब सरकार में नहीं आना चाहते, सरकार वगैरह नहीं चलाना चाहते हैं। उसके बाद इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव रहता है, बताए हैं, एक समान क्या रहता है, इनका मांग रहता है, अधिकार को लेकर हो गया, है ना, एक समान ऑब्जेक्टिव या अधिकार रहते हैं, वी पॉइंट रहते हैं, है ना, या एक ही उनका क्या होता है, डिमांड होता है, अलग अलग नहीं होता है। पूरा जो भी प्रेशर ग्रुप है उसका एक ही डिमांड होगा, एक ही मांग के लिए वो क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर सरकार के ऊपर दबाव बना रहे होंगे। फिर इनके क्या होते हैं, ये सरकार के
पॉलिसीज़ को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, है ना। ये तो बता ही दिए पॉइंट। फिर इनके अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे अभी बताया कि ये क्या हो सकते हैं, मीटिंग वगैरह कर सकते हैं, या धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, हंगर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट्स जो हैं, जो अभी पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं, उसी को पॉइंट वाइज बता दिया गया है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, कि प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो ये सब आप लोगों को अच्छे से डिटेल में उसमें लिखना होगा। अब प्रेशर ग्रुप जो होते हैं हमारे डेमोक्रेसी को हेल्दी और स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि सरकार ऐसे में तो कुछ भी नियम या कानून लेकर आ सकती है। जैसे कर्नाटक सरकार ने क्या कर दिया, एक जो कंपनी था उसको लीज में दे दिया। अब वो अपना वहाँ पर, है ना, यूकेलिप्टस का पेड़ लगा रहे हैं। अच्छा, यूकेलिप्टस के पेड़ में दिक्कत क्या है, ये वहाँ लगा देने के बाद में वो जमीन खराब हो जाती है, बंजर हो जाती है, बैरन हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर खेती वगैरह करना संभव नहीं है, तो फिर वो मिट्टी को खराब कर देगी। इसके कारण क्या हो गया, लोग विरोध करने लग गए। तो ऐसे ही चीज़ों के लिए काम आता है प्रेशर ग्रुप। तो सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए सरकार को आंसरेबल और अकाउंटेबल, मतलब कि जवाबदेही तय करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्रेशर ग्रुप हैं जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो लास्ट ये टॉपिक है, जैसे ट्रेड यूनियन हो गया। ट्रेड यूनियन, इसको हम लोग बोलते हैं व्यापारी संगठन। व्यापारी संगठन ये क्या होता है, ये ज़्यादातर जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं या मजदूर हैं या फिर जो व्यापारी हैं, उनके संगठन होता है। तो ये अच्छा, जो क्या बोलना चाहिए, वेज उनको मिले, है ना, प्रॉपर, मतलब कि उनकी जो मजदूरी है वो अच्छी मिलनी चाहिए। काम जो है वो 8 से 9 घंटे ही हो, 10 से 12 घंटे यानी कि वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होना चाहिए। वाटर हो गया, सैनिटेशन फैसिलिटी हो गया, ये सब को लेकर डिमांड करते हैं, है ना। तो कुछ एक जो इम्पोर्टेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके बुक में आप लोगों का नाम दिया गया है, उसमें देखिएगा। जैसे एक इम्पॉर्टेंट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में AITUC ऐसे बोलते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये 1920 में, यानी कि बहुत पुरानी है, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। फिर वैसे ही आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे अभी बताए हैं, टीचर्स का होता है, लॉयर्स का, है ना, या अपने अपने अलग अलग इंजीनियर्स का, अलग अलग का प्रोफेशन का क्या होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल, जो मेडिकल वाले हैं उनका एक अपना है। वैसे ही ऑल इंडिया टीचर फेडरेशन, जो इंडिया में जितने भी टीचर्स हैं उनका एक पूरा ग्रुप है। फिर कास्ट और रिलीजन के नाम पर भी बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, धर्म के नाम पर। जैसे आप लोगों को बताया है इससे पहले वाले चैप्टर में, शिरोमणि अकाली दल, पंजाब में याद होगा, है ना, भिंडरा वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था अमृतसर में, जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर, शिरोमणि अकाली दल। फिर वैसे ही हरिजन सेवक संघ, बहुजन समाज संघ, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल। तो ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर भी ये प्रेशर ग्रुप बनाए गए हैं। वैसे ही वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन भी एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को बताए थे, वुमेन्स राइट्स प्रोटेक्शन के लिए भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो महिलाओं के साथ, महिलाओं की अधिकार की रक्षा करते हैं, या उनके साथ जो गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जैसे डॉरी हो गया, दहेज प्रथा हो गया, या जो घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसके खिलाफ। या फिर पहले जो है ब्राइड बर्निंग हो जाता था, मतलब दुल्हन को जिंदा जला दिया जाता था, है ना, सती प्रथा वगैरह बताए थे आप लोगों को। फिर जो क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है, लिंग परीक्षण की, जो गर्भ में जो बच्चा है उसका वो लड़का है या लड़की है, इसको चेक करने के लिए इसके खिलाफ भी, है ना। फिर प्रॉपर्टी राइट्स, संपत्ति पर अधिकार जो है बराबर होना चाहिए किसका, बेटा या बेटी का। तो ये सब को लेकर भी क्या होते हैं, प्रेशर जो है, वुमेन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। फिर जो आज जो सोशल मीडिया आ गया है, ये भी प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है। जैसे व्हाट्सएप में कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर, रेडियो, है ना, तुरंत ट्रेंड करने लग जाता है कि कोई भी घटना हुआ तो वो सरकार के लिए, सरकार ने अगर कुछ मान के चलो गलत स्टेप्स ले लिए तो तुरंत जो है वो क्या हो जाता है, फेसबुक हो गया या किसी भी चीज़ में, ट्विटर हो गया, उसमें क्या होने लगता है, ट्रेंड होने लगता है, ट्रेंड करवाते हैं, है ना, सब वोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, सरकार के ऊपर में प्रेशर बनता है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट था, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर में हुआ जो टॉपिक, वो क्या है, अपना प्रेशर ग्रुप है। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।